Kharcha Pani is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अंशुमन तिवारी जी। नमस्कार अंशुमन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण, मैं बिल्कुल अच्छा हूं और खर्चा पानी में आपका भी स्वागत है, सारे दर्शकों का स्वागत है। अंशुमन जी, आज हमारे लाइनअप में 3 खबरें हैं। पहली जुड़ी है एयरटेल के मालिक और भारती के फाउंडर सुनील मित्तल के जानिब से। दूसरी है कच्चे तेल के दामों से जुड़ी और लास्ट खबर है मूडीज द्वारा दी गई भारत की ग्रोथ फोरकास्ट की। अंशुमन जी, अगर पहली खबर की तरफ बढ़े तो कुछ दशक पहले की बात है जब एप्पल इंक की माली हालत खराब चल रही थी। इस दौर में एप्पल के सीईओ जो थे स्टीव जॉब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को वीडियो लिंक के माध्यम से जोड़ लिया था और फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यानी बिल गेट्स ने बताया कि एप्पल को उबारने में माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। ये तब था अंशुमन जी जबकि न केवल एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट बल्कि इसके कर्ता धर्ता भी आपस में तीखी प्रतिद्वंदिता रखते थे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल की हेल्प की क्योंकि मोनोपोली को लेकर यूएस में काफी सख्त रूल्स थे और उस वक्त बिल गेट्स ऐसे ही कुछ लॉ सूट्स का सामना कर रहे थे। बहरहाल कारण जो भी हो, ये ट्रिविया मुझे इसलिए याद आया क्योंकि फेस वैल्यू के हिसाब से बड़ा बढ़िया गेस्चर सा लग रहा था। मुझे इस गेस्चर की याद आई भारती एयरटेल के रीसेंट बयान से, जिसमें वो कहते हैं कि बेशक एयरटेल को निजी रूप से कोई दिक्कत नहीं, उसकी माली हालत भी अच्छी है और भारत सहित अफ्रीका में भी ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ट्रेजिक वर्ड उन्होंने यूज किया। ये ट्रेजिक होगा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहां अभी सिर्फ 2.5 नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, वहां 2 ही बचे रह जाएं। अंशुमन जी, आप भारती मित्तल के इस बयान को कैसे देखते हैं? दर्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। भारत में पहली बार कोई टेलीकॉम जार या टेलीकॉम कंपनी का प्रमुख ये कह रहा है स्पष्ट रूप से कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा की मृत्यु हो चुकी है, प्रतिस्पर्धा खत्म हो चुकी है। सुनील मित्तल का यह कहना कई मायनों में कई सारे अर्थ रखता है और उसके अलग अलग अर्थों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। इसे आप प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देख सकते हैं, इसे आप आने वाले समय में जो सेवाएं आने वाली हैं नई, उनके संदर्भ में भी देख सकते हैं और खासतौर से इसे देख सकते हैं आप अपनी जेब के संदर्भ में या आपकी खर्चा पानी के संदर्भ में। तो हम इस बयान को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बार किसी कंपनी के, किसी भी कंपनी या किसी क्षेत्र के किसी बड़े उद्योगपति ने, जिसकी बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, यह शिकायत की है कि भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। उनका कहना है कि बाजार में 2.5 ऑपरेटर है, 2.5, एक जियो और तीसरा वोडाफोन आइडिया जो कि स्ट्रगल कर रहा है और वोडाफोन आइडिया मार्केट शेयर भी लूज कर रहा है, हमें पता है। उनका कहना था कि कहा हम 12 ऑपरेटर से शुरू हुए थे बाजार में 12 से ज्यादा ऑपरेटर थे और आज हम सिमटकर 2 पर आ गए हैं, 2.5 पर आ गए हैं। उन्होंने ये बात सुनील मित्तल जानते हुए कह रहे हैं कि वो इस बाजार की डुओपोली के एक हिस्से को संभालते हैं। भारतीय टेलीकॉम बाजार में डुओपोली है, 2 कंपनियां हैं, वही सब कुछ तय करती हैं, प्राइस, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, और उनकी ताकत इतनी बड़ी है कि सरकारों को वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सुनील भारती मित्तल का यह कहना कई मायनों में भारत की प्रतिस्पर्धा नीति पर, दूरसंचार क्षेत्र में सरकार की नीतियों पर बहुत स्पष्ट सी टिप्पणी है कि हमने देखते देखते ऐसी दूरसंचार नीतियां भारत में बनाई कि हम जहां एक चरम प्रतिस्पर्धा का बाजार हुआ करते थे, जहां 12 ऑपरेटर थे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध थी, उसे हमने खत्म करके एक डुओपोली मार्केट में ले जाकर खड़ा कर दिया। डुओपोली मार्केट में जो नुकसान है वो हमारे सामने है। 2 कंपनियां हैं, वो अपने हिसाब से चीजें तय करती हैं और जैसे जैसे भारतीय बाजार में टेलीकॉम में प्रतिस्पर्धा कम होती गई, नौकरियां कम होती चली गई और हमने 2G स्कैम के बाद बड़े पैमाने पर भारत में दूरसंचार कंपनियों का बंद होना, उनके लाइसेंस कैंसिल होना, 100 से ऊपर लाइसेंस कैंसिल हुए थे, कैंसिल होना देखा था दर्पण, और उसके बाद बड़े पैमाने पर कंपनियां बंद हुई, नौकरियां उसमें खत्म हुई। ये बात क्या सुन रहे हैं भारत के नियामक? क्या कंपटीशन कमीशन सुन रहा है? क्या सरकार सुन रही है? और क्या सरकार इस प्रश्न पर कभी देश का सामना करेगी कि वो चाहती है कि देश में केवल 2 ही ऑपरेटर रहें, ये इतने बड़े देश के बाजार को केवल 2 ऑपरेटर्स के हवाले कर दिया जाए, या सरकार
की जरूरत होती है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए। क्या सरकार बाजार में इंटरवीन करेगी? क्या सरकार ऐसी नीतियां लेकर आएगी कि कम से कम एक सर्किल में 3 या 4 ऑपरेटर तो हो? क्या ऐसी नीतियों पर आगे विश्वास होगा, या ये दोनों कंपनियां मिलकर दूरसंचार नीतियों को अब वहीं रोक देंगी जहां इनके एक अधिकार बने हुए? इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। पर सुनील भारती मित्तल का बयान जो कोलकाता से आया है और जो ईटी में छपा हुआ है, ये भारत दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार की सबसे विद्रूप वास्तविकता को स्वीकार करता है। हम दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार थे, हमारे यहाँ कीमतें केवल प्रतिस्पर्धा के कारण घटी थी। तो दर्पण ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये कि यहां से ये तो नीति की बात हुई, ये बात पॉलिसी लेवल पर हुई जो हमारे नियामकों को, कंपटीशन कमीशन को, दूरसंचार विभाग को, दूरसंचार मंत्री को सोचना चाहिए इस बात के ऊपर, क्योंकि दुनिया में मोनोपोलीज को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो महत्वपूर्ण है कि इस एकाधिकार का इशारा आने वाली सेवाओं पर क्या पड़ेगा। भारत में 5G आने वाला है, ट्रायल्स की शुरुआत भी कई जगह हो गई है। सरकार जल्दी 5G के स्पेक्ट्रम को लोगों को देना और आरक्षण देना शुरू करेगी। हमें पता है कि कोई 2.5 जो 0.5 वाला ऑपरेटर है वो आ भी नहीं सकता है 5G का स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, उठाने के लिए। तो 5G पूरी तरह 2 कंपनियों के बीच में पड़ जाएगा। वो प्रीमियम सर्विस उस कीमत पर नहीं दी जा पाएगी जिस कीमत पर हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि भारत में जब 3G और 4G आए थे तो भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत तेज थी, इसलिए हमने 3G सर्विसेज के भी प्राइस तेजी से टूटते हुए देखे और उसके बाद दूसरी जनरेशन आ गई। भारतीय दूरसंचार बाजार ने दर्पण जनरेशन का शिफ्ट सबसे तेजी से देखा जी। 2G, 3G और 4G सबसे कम समय में 3 जनरेशन के नेटवर्क भारत में आ गए। ऐसा यूरोप में और बाकी जगह नहीं हुआ। और अभी हम 4G का पूरा रोल आउट, कुछ ऑपरेटर 4G का पूरा रोल आउट भी नहीं कर पाए देश में। BSNL के पास तो 4G है भी नहीं और हम 5G की तरफ जा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की स्पीड के बेहतर होते समय, डेटा की स्पीड बढ़ते हुए, नई पीढ़ी आते हुए तकनीक की, भारतीय बाजार की जो प्रतिस्पर्धा सिमट गई है उसमें 5G प्रीमियम सर्विस हो जाएगी। ये कंपनियां 5G सर्विस में किसी तरीके का नुकसान उठाने की इच्छा नहीं रखेंगी, क्योंकि और कौन है बाजार में। अगर आप जियो छोड़ेंगे तो एयरटेल पर जाएंगे, एयरटेल छोड़ेंगे तो जियो पर जाएंगे। तो इसलिए 5G सेवा से अगर भारत में बड़े लोग, हमें लगता है कि 5G आने से डेटा की स्पीड बढ़ेगी, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों का कंटेंट कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा वीडियो देखेंगे, ज्यादा एंटरटेनमेंट करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा ई एजुकेशन होगा, ज्यादा ई हेल्थ होगा। और उसके लिए जिस क्वालिटी के हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत है उसकी कॉस्ट क्या होगी वो अब बाजार नहीं तय करेगा, ये 2 कंपनियां तय करेंगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, सुनील मित्तल के बयान से को और भीतर जाकर समझने की जरूरत करें तो हमें दिखाई देगा कि लगभग ये बात 1 महीने पहले की है। लगभग 1 महीने पहले भारत के दूरसंचार बाजार में, दूरसंचार टैरिफ बाजार में एक छोटा खेल शुरू हुआ कीमतों को नए सिरे से सेटअप करने का, जिसे उन लोगों ने ज्यादा महसूस किया जो रिचार्ज कराते हैं, जो प्रीपेड फोन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और वो हुआ ये कि जियो, भारती और वोडाफोन, इन्होंने अपने टैरिफ प्लान्स को ट्वीक करना, चेंज करना शुरू कर दिया। और उस ट्वीकिंग में क्या हुआ कि इन्होंने ऊंची प्राइस पर डेटा की लिमिट कम कर दी, यानी आपको कम डेटा ज्यादा प्राइस पर मिलता था और वैलिडिटी बढ़ा दी। अब ये एक ऐसी गणित है जो आमतौर पर सामान्य उपभोक्ता समझ नहीं सकता कि ये खेल क्या है। दरअसल ये पूरी की पूरी कोशिश कंपनियों की इस बात को लेकर थी कि उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कैसे बढ़ सके। दूरसंचार क्षेत्र में कमाई का पैमाना, हर बाजार का, हर उद्योग के कमाई का पैमाना अलग अलग होता है दर्पण। जैसे हम तेल कंपनियों के लिए बिक्री के आधार पर नापते हैं, FMCG कंपनियों की सेल्स नापते हैं, वैसे ही दूरसंचार कंपनियों में यह माना जाता है कि कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना है, हर उपभोक्ता पर या हर उपयोगकर्ता पर आरपू कितना है, उसको आरपू कहते हैं। क्योंकि इतना दबाव है कंपनियों पर, उन्होंने महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है, उन्हें 5G के लिए आगे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ पुरानी देनदारियां उन्होंने सरकार से बड़ी मुश्किल से टलवा पाई हैं। कंपनियां सीधे प्राइस नहीं बढ़ा सकती, लेकिन जैसे जैसे डेटा का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे डेटा की खपत बढ़ रही है, गांव तक डेटा जा रहा है, ऑलमोस्ट एक बड़ी आबादी डेटा का इस्तेमाल करने लगी है, तो कंपनियां उन प्लान्स को ट्वीक करना शुरू कर रही हैं, जिनमें आपको कम डेटा मिलेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और उसके बदले थोड़ी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। कंपनियां ये भी कर सकती थी कि वो अक्रॉस द बोर्ड
प्राइसेस बढ़ा देती, पर वैसा करने करने का मतलब होता कि थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता। दूरसंचार कंपनियों में और बैंकिंग सर्विसेज में अच्छा ये है कि वो इतने तरीके के हिडन चार्जेस होते हैं उनमें उनमें इतने तरीके की छिपी हुई चीजें होती हैं जो आमतौर पर लोग नहीं समझ सकते हैं, और उनके जरिए जरिए ये प्राइस में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अब ये हम डुओपोली के शुरुआती असर देखना शुरू कर रहे हैं। ये जो डुओपोली के शुरुआती असर हैं कि अब दो कंपनियां मिलकर प्राइसेस तय करेंगी, दोनों अपनी बैलेंस शीट निर्धारित करेंगी। सुनील मित्तल के बयान को सरकार को इस दृष्टि से लेना चाहिए कि क्या वो भारतीय दूरसंचार बाजार में ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाएगी, क्या वो भारतीय दूरसंचार बाजार में लोगों को और ज्यादा प्रतिस्पर्धा और ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराएगी, या फिर हमारा भाग्य ही, हमारी नियति ही हो चुकी है कि हम दो ही ऑपरेटर्स के साथ रहें, चाहे सर्विस अच्छी हो या खराब हो। तो ये इस खबर के भीतर का विश्लेषण है, और इस खबर का और सुनील मित्तल के कहने का भारतीय दूरसंचार बाजार पर होने वाला असर है। अंशुमन जी, दूसरे सवाल पे जाए उससे पहले दो चीजें। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा दर्शकों से, क्योंकि मैंने भारतीय मित्तल कह दिया था, सुनील मित्तल का बयान था। साथ ही साथ चूंकि काफी विस्तार पूर्वक आपने बताया, तो हाँ या ना में भी आप उत्तर दे सकते हैं इस बात का कि क्या इनके बयान से मोनोपोली का भय भी नजर आ रहा है, या एयरटेल इतनी रोबस्ट हो चुकी है कि अब उसको ये भय नहीं रहा? मोनोपोली का भय नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाजार बहुत बड़ा है, और दूरसंचार बाजार में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। वोडाफोन आइडिया की प्रतिस्पर्धा कम होने से, बीएसएनएल के बीमार होने से बाजार में दोनों कंपनियों ने, जियो और एयरटेल ने अपने अपनी हिस्से बना लिए हैं। उनकी अपनी कमजोरियां हैं, उनकी अपनी ताकत है। जियो की अपनी प्रॉब्लम है नेटवर्क में, जियो की अपनी सर्विसेज लेवल की प्रॉब्लम, एयरटेल की अपनी सर्विस लेवल की प्रॉब्लम है। लेकिन मोनोपोली का रिस्क फिलहाल इसलिए नहीं दिखता। उसकी वजह यह है कि दोनों के पास नेटवर्क बहुत बड़ा है और देश इतना बड़ा है कि कोई एक कंपनी इतने बड़े नेटवर्क को अकेले मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन डुओपोली निश्चित तौर पर हो चुकी है वो पूरी तरह स्पष्ट है। शुक्रिया अंशुमन जी। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पिछला सवाल पूछने में मैंने जितना समय लगाया था, यह सवाल उतना ही शॉर्ट रखता हूं। बल्कि एक फिगर है $75, $75। इस फिगर से हमें क्यों डरना चाहिए अंशुमन जी? ये फिगर हम दर्पण चर्चा कर चुके हैं, और कुछ ऐसा हो रहा है कि हम खर्चा पानी में लगातार पिछले 3 महीने से लगातार इस बात को अलग अलग मौकों पर बताते रहे हैं। जो चार्ट हमारे पास आ रहे हैं चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के या क्रूड मार्केट के चार्ट से काफी कुछ अंदाज लगता है कि होने वाला क्या है। तो हम चर्चा करते रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत जब 69 थी, 69 थी, तो हमने कहा था कि 71-72 पहुंचेगी, और जब 71-72 थी तो हमने कहा था इसको 75 पहुंचते देर नहीं लगेगी। कल बाजार में ब्रेंट की कीमत $75 पार कर गई। जो अगस्त का फ्यूचर था वो करीब 42 सेंट ऊपर जाकर $75 के आसपास टिका। जो दूसरा बड़ा क्रूड है, अमेरिका का क्रूड, जिसको वेस्टलाइट इंटरमीडिएट कहते हैं, WTI क्रूड, उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी आई। बढ़ोतरी की वजह अमेरिका में ऑयल रिजर्व्स का, या अमेरिका के जो डेली ऑयल रिजर्व्स हैं उनमें गिरावट थी। लेकिन क्रूड, ये तात्कालिक खबर थी, लेकिन क्रूड और WTI दोनों में लगातार जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं ओपन हो रही हैं, वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी है। और कच्चे तेल ने बहुत तेजी से पिछले करीब 1.5-2 महीने में ये $65 से $75 का सफर पूरा किया है। अगर हम चार्ट के नजरिए से देखें, जो चार्ट मेरे सामने खुला है, कि काफी लंबे समय बाद दुनिया में क्रूड ने 10 साल का जो लेवल है, एवरेज लेवल, उसको ब्रेक कर दिया है। यानी जो 10 साल के आसपास का जो लेवल था, औसत लेवल था, क्रूड उससे बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। फिर आज बाजार में एक और बड़ी खबर से सनसनी आई, जो हमारे लिए निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक है, भारत के लिए चौंकाने वाली है। बैंक ऑफ अमेरिका ने यह कहा कि क्रूड ऑयल अगले साल $100 पर बैरल के आसपास पहुंच जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने यह प्रेडिक्शन किया। अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका की प्रेडिक्शन पर बाजार इसलिए थोड़ा भरोसा करता है क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली अपना इस साल के लिए क्रूड ऑयल का जो फोरकास्ट था उसको $63 से बढ़ाकर $68 कर दिया था, और हम 72 से ऊपर खड़े हुए हैं। तो यानी बैंक ऑफ अमेरिका उसे वो तेजी आते हुए देख रहा है कच्चे तेल में, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने माना है कि 2022 में जो एवरेज प्राइस होगा
वो $75 पर बैरल के आसपास होगा। अब इसे आप बैंक ऑफ अमेरिका, WTI, ब्रेंट से बाहर निकल कर देखें, हमारे लिए दो बड़ी चुनौतियां दिखती हैं सामने। पहली चीज तो ये कि $75 का क्रूड न्यू नॉर्मल होने वाला है, जी न्यू नॉर्मल होने वाला है। ऐसी बहुत सारे और भी आंकड़े हैं, हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम और सारे तथ्य भी इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन जो जितनी रिपोर्ट्स हमको मिल रही हैं, दुनिया में प्रोडक्शन की जो स्थिति दिखाई दे रही है, अमेरिका जिस तरह से तेजी से अपनी ऑयल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के लिए आगे बढ़ा रहा है, अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री के, हाँ अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री को, जी हाँ अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है मंदी के कारण, उसकी भरपाई के लिए अमेरिका बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहा है। इन सारी चीजों को माना जाए तो $75 का क्रूड जल्दी ही न्यू नॉर्मल हो जाएगा। जब मैं न्यू नॉर्मल कह रहा हूं $75 औसत का, तो वो 72 से 75 हो सकता है, 72 से 75 हो सकता है, 72 से 76 हो सकता है, लेकिन $75 का क्रूड न्यू नॉर्मल हो जाएगा। अब आप कल्पना करिए कि $75 के क्रूड पर भारत में ₹100 से ऊपर का पेट्रोल भी फिर न्यू नॉर्मल हो जाएगा। जी और इस समय आज जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देश के हर शहर में पेट्रोल की कीमत ₹100 से ऊपर निकल गई है। ₹100 का अलग अलग जगह टैक्स के हिसाब से रेट्स अलग अलग होते हैं, पर ₹100 से ऊपर की कीमत हो गई है। $75 का क्रूड न्यू नॉर्मल होना यूरोप के लिए अच्छी खबर है, अमेरिका के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचना है। मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी खबर है, रशिया के लिए अच्छी खबर है, ब्रुनेई के लिए अच्छी खबर है, वेनेजुएला के लिए अच्छी खबर है। भारत के लिए इससे बुरी खबर कोई नहीं है। भारत के लिए इससे ज्यादा चिंताजनक खबर और कोई नहीं है। और अगर कीमतें यहां से आगे जाती हैं, जैसा बोफा ने कहा कि मान लीजिए 100 तक जाती हैं और 75 के आसपास जाती है, तो फिर हमारे यहाँ अगर $100 के आसपास का क्रूड पहुंचता है, तो हम पेट्रोल की कीमत क्या चुकाएंगे ₹140, ₹145 में, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कच्चा तेल सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़ी दरार है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुंह खोले हुए खड़ी है। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि अगर सरकार टैक्स में बड़ी कटौती नहीं करती, छोटी मोटी कटौती की बात नहीं कर रहा हूं कि 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे टैक्स, एक्साइज या वैट घटा दिया जाए, सरकार अगर बहुत बड़ी कटौती पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और वैट में नहीं करती है, तो हमें एक बहुत लंबी ईंधन महंगाई के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। ये बात पेट्रोल डीजल के कच्चे ऑयल का या क्रूड ऑयल का जो चार्ट है, जो क्रूड ऑयल के जो प्रोजेक्शंस हैं, वो हमें अभी दिखा रहे हैं। अंशुमन जी, जैसे आपने कहा लंबी महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो कमी भी होगी वो स्फेरिकल होगी, वहां तक वापस नहीं आएगा जितना पुराना था। न्यू नॉर्म्स हो ही गए हैं, जैसा आपने कहा था ₹100। और इंडिया में, और ये काफी पहले कह चुके थे आप कि न्यू नॉर्म्स होते हुए देर नहीं लगेगी। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कुछ लोग हैं, मतलब इतनी दुख की खबर है, रामधारी सिंह दिनकर का याद आ रहा है कि केवल 2 नर नाघाते थे, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर और मिडिल ईस्ट सुख पाते थे, बाकी तो पूरी सभा डरी हुई है। अंशुमन जी, तीसरी खबर की ओर को चलते हैं। वर्ल्ड बैंक और RBI के बाद अब मूडीज ने भी भारत की विकास दर को लेके प्रिडिक्शन किए हैं या प्रिडिक्शन को सुधारा है, तो ये भी मुझे चिंताजनक लग रही है। आप बताइए कि क्या मतलब है। सुधारा नहीं है, घटाया है। और ये बड़ा कट है मूडीज के, हाँ बड़ा कट है मूडीज की तरफ से। मूडीज ने इस साल के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 13.6% एस्टिमेट किया था, जिसे घटा के उन्होंने 9.6 कर दिया है। ये एक बड़ा कट है। 13.9 से 9.6 कर दिया है, और ये एक बड़ी कटौती है। मतलब इससे ये लगता है कि जो पहले 3 महीने या 3 महीने की पहली दूसरी वेव का असर था, वो अर्थव्यवस्था में काफी गहराई तक बैठा है, और अब एजेंसियां उसका असर देख रही हैं। हम खर्चा पानी में इस पर लगातार चर्चा करते रहे अलग अलग सेक्टर से कि जब ये गर्द बैठेगी तब वास्तविकता निकलकर सामने आएगी और तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि भारत बैक टू बैक दूसरी मंदी में जा रहा है। पिछले साल -7.3% का कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा था। 9.6% की ग्रोथ भी अगर होती है, मूडीज को मान लें, यह भी संभव नहीं है। इसमें एक और करेक्शन आने की संभावना है। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि भारत में सरकारों के घाटे बुरी तरह बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर है, और तीसरी बड़ी वजह हमने अभी चर्चा किया है कच्चे तेल की कीमत पे। क्योंकि भारत पूरी तरह से अपने क्रूड ऑयल और एनर्जी की जरूरत के लिए विश्व से आयात पर निर्भर है, और उसकी बढ़ती कीमतें पूरा का पूरा जो ढांचा है महंगाई का, ईंधन का, इसे असंतुलित करेंगी। तो एक कटौती अगर इसमें और होती है, अगर तेज रिवाइवल नहीं होता है और एक
जो तीसरी वेव का खतरा हमारे सर पर टंगा हुआ है, जिस पर चर्चा हो रही है कि कोविड की एक तीसरी लहर भी आएगी, अगर वो भी आती है तो ये आकलन और नीचे आ सकता है। और अगर और नीचे आया तो फिर हम वहीं खड़े होंगे जहां पिछले साल थे। अभी जो स्थिति है, अगर हम मूडीज के आकलन को माने और इसके साथ वर्ल्ड बैंक के और बाकी लोगों के आकलन को माने, तो हम पिछले साल ये देख रहे थे कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब करीब 12 से 13%, 14% तक की रिकवरी की संभावना जाहिर की जा रही थी। रिकवरी का मतलब यह था कि 7.5% का जो नुकसान है वो हम भरपाई उसकी कर लेंगे और 2-3% की ग्रोथ रेट उससे ऊपर ले आएंगे। पर अभी हम आज की परिस्थिति में जो जितने भी आकलन हमारे पास हैं वे हमें दहाई के अंक से नीचे ले आए हैं। 9%, 8.5% के आसपास हम आकर खड़े हो गए हैं, जबकि अभी पहली तिमाही खत्म हो रही है और अगली तिमाही और उसके बाद की तिमाहियों की परिस्थिति की जानकारी हमें नहीं है। इसलिए आपको ये जो अनिश्चितता है ये जो क्रॉस्ड फिंगर व्यवस्था है अर्थव्यवस्था की, इसकी इस पे निगाह रखनी होगी करीब से, क्योंकि रोजगारों की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से, टैक्सेशन की दृष्टि से, सरकारों को मिलने वाले राजस्व की दृष्टि से हमने कोई गुणात्मक बदलाव या कोई गुणात्मक सुधार पिछले लॉकडाउन खुलने से इस लॉकडाउन के बीच में नहीं देखा, सिवाय इसके कि थोड़ी पेंट अप डिमांड आई है और वो पेंट अप डिमांड बाजार में थोड़े समय के लिए उपलब्ध रही है। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका लॉन्ग टर्म वो क्या है जिसके बाद हम खत्म करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब ये कि अगर दुनिया भर की एजेंसियां ये मान रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं रिकवर करेगी जितनी तेजी से बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं रिकवर कर गई। हमें वैक्सीनेशन की स्पीड के बारे में नहीं पता है। एक दिन वैक्सीन 85 लाख लगती है, दूसरे दिन वो आधी हो जाती है, वैक्सीन है ही नहीं लगेगी कहां से, अगले दिनों में वैक्सीनेशन की स्पीड क्या होगी हमें पता नहीं है। तो अभी इन सारी अनिश्चितताओं के बीच अगर दुनिया के निवेशकों को, चाहे वो वित्तीय निवेशक हो या वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उनको अगर यह महसूस होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी दुनिया से धीमी रहेगी तो इसके असर भारत को लेकर, भारत के में निवेश को लेकर और भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग को लेकर बदलेंगे और कंपनियां और सतर्कता के साथ बाजार में निवेश करेंगी या नई परियोजनाएं लेकर आएंगी। ऐसा हमको इन आकलनों से समझ में आता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। शो कैसा लगा हम दर्शकों से पूछेंगे कि कमेंट के माध्यम से वो जरूर बताएं। शुक्रिया अंशुमन जी, आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।